हायर एजुकेशन में जाते हैं या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं तो उससे कई फ़ायदे हमें मिलते हैं। जैसे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होती है। एक समाज को दुनिया को देखने का एक नज़रिया डेवलप होता है, एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है हमारे सामने। वो एंगल जो शासक वर्गों ने हमें दिया हुआ है। हायर एजुकेशन में जाने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, दुनिया केवल उस तरह की नहीं देखनी चाहिए जिस तरह से शासक वर्ग हमें दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि दुनिया बहुत अलग है। तो वो हमेशा ये सोचता है कि चलो जल्द से जल्द हम किसी सरकारी नौकरी में लग जाए और जिससे पूरा सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि केवल हमारा पेट भूखा नहीं है, हमारे पूरे समाज का पेट भूखा है। सवर्ण समाज है वो शुरू से ही हजारों सालों से वो एक शिक्षा पर उनका एकाधिकार रहा है, उनका पूरी तरीके से वर्चस्व रहा है, जिसकी वजह से आज भी उनके अंदर वो स्वाभिमान है कि हाँ, हम पढ़ सकते हैं। उनके अंदर आज भी वो स्वाभिमान है कि हम आगे तक बढ़ सकते हैं। वो क्यों है? वो सुपीरियरिटी की भावना क्यों उनके अंदर पैदा हुई है? क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सब देखा है। उनके हर एक रिश्तेदार कोई बड़े-बड़े ऑफिसर हैं, बड़े-बड़े शिक्षा संस्थानों में पढ़ते जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से प्रेरणा मिली। व्यवस्था ने ही हमें हमेशा दबा कुचला महसूस करवाया है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही कमतर समझने लग जाते हैं और हमें लगता ही नहीं कि हम कभी उस मुकाम तक पहुँचे। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें देश के अंदर में बाबा साहब एक बात उन्होंने लगातार अपने भाषणों के माध्यम से और अपनी किताबों के माध्यम से बहुजन समाज को बार बार आगाह करने की बात की। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश के अंदर में आपको अपने हक अधिकार चाहिए या फिर आपको एक स्वाभिमान वाली जिंदगी अगर जीना है तो आपको शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ में किस प्रकार भेदभाव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, किस प्रकार आपकी स्वाभिमान की लड़ाई आपको लड़ना चाहिए। इस देश के अंदर में किस प्रकार की गैर बराबरी चल रही है। ऐसे में अपमान करने के बाद में अगर आपको अपमान महसूस नहीं हो पा रहा है तो आप अशिक्षित है। ऐसे तमाम तरीके की बातें बाबा साहब ने अपने किताबों के माध्यम से की और अपने भाषणों के माध्यम से लगातार बहुजन समाज को किस प्रकार शिक्षित हो, यहाँ तक के हायर एजुकेशन के अंदर में कैसे बहुजन समाज है, ये बाबा साहब लगातार कहते थे। और ऐसे में बहुजन समाज आज वर्तमान स्थिति के अंदर में आखिर बाबा साहब की इस बात को कितना अमल कर पाया है या फिर नहीं कर पाया है, कितनी समय की मांग हो चुकी है कि बहुजन समाज को एक बड़े पैमाने के अंदर में हायर एजुकेशन में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े कहने के सवाल है। और कहने की ये भी कहने गलत नहीं होगा कि आखिर इन सवालों के जवाब बहुजन समाज क्यों आखिर अभी तक के नहीं जुटा पाया है। इन तमाम सवालों को लेकर हम सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथी से जो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, जो पढ़ाई करते हैं BBAU में। बता दें आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ के अंदर में है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये पढ़ाई करते हैं। खास तौर पर आपको बता दूं आदिवासी समाज से आते हैं। क्या इनकी बाबा साहब को लेकर विचार है, हायर एजुकेशन कितना महत्व है, महत्व रखता है बहुजन समाज को लेकर, ये तमाम मसलों को लेकर हम सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपका परिचय विस्तार थोड़ा बताइए और बताइए कि कितनी ज़रूरत है बहुजन समाज का हायर एजुकेशन में रहना। मेरा नाम शुभम महाके है और मैं यही फुलचूर का रहने वाला हूँ। इसके साथ इसके अलावा मैंने अभी फ़िलहाल BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से MA कंप्लीट किया है समाजशास्त्र विषय में। इसके पहले फिर आपने जो ग्रेजुएशन वो कहाँ से रहा? इससे पहले मेरा ग्रेजुएशन वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रहा है और इससे पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नवेगांव बांध और जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की है। मैं यही सवाल मेरा फिर से दोहराना चाहूँगा कि आखिर क्यों बहुजन समाज के लिए हायर एजुकेशन मायने रखता है, क्यों उसको बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन में आना चाहिए? देखिए, हायर एजुकेशन का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं तो उससे कई फ़ायदे हमें मिलते हैं। जैसे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होती है। एक समाज को दुनिया को देखने का एक नज़रिया डेवलप होता है, एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है हमारे सामने कि दुनिया को जिस एंगल से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, केवल एक वो एंगल जो शासक वर्गों ने हमें दिया हुआ है। हायर एजुकेशन में जाने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, दुनिया केवल उस तरह की नहीं देखनी चाहिए जिस तरह से शासक वर्ग हमें दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि दुनिया बहुत अलग है। और वो हमें कई सारे पर्सपेक्टिव आते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव फ्रॉम बेलो, कि जो निचले तबके का जो पर्सपेक्टिव है,
जो सबसे इस समाज के जो सबसे दमित जो लोग हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस तरह से इस दुनिया को देखते हैं, और उनकी नज़रों से हम उनकी नज़रों से जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया को जिस तरह से शासक वर्ग दिखाता है कि बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई समस्याएं नहीं हैं, तब पता चलता है कि नहीं, इस समाज में, इस देश में कई सारी समस्याएं हैं, और उसको हमें किसी न किसी तरह उसको बदलना है, और एक क्रांतिकारी सोच रखते हुए उसको बदलना होगा। तो ये जो जिस तरह से बाबा साहब की जो हम बात करते हैं, बाबा साहब भी उन दिनों जिस समाज से कोई व्यक्ति मैट्रिक तक भी नहीं पढ़ा था, उस समाज में जाने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से। वो भी सोच सकते थे कि ग्रेजुएशन तो हो गया, चलो अब कोई सरकारी नौकरी खोजी जाए। बाबा साहब तो ये कहते हैं कि कहने की उनके बातों के अंदर में, उनकी किताबों के अंदर हमको पता चलता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद में ही आपकी असल शिक्षा शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बाबा साहब के जीवन का एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक पत्रिका उनके पास आई शादी की, उसमें दूल्हे का क्वालिफिकेशन लिखा गया था बीए इंटर। तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए कि केवल बीए करके आपने शिक्षा छोड़ दी है। वो उस समय की बात कर रहे हैं, लगभग आज़ादी के पहले की बात, कि उस समय वो इतना सजग थे कि उनका मानना था कि हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। बाबा साहब भी खुद बीए जब उनका कंप्लीट हुआ, वो भी सोच सकते थे कि चलो, उस समय बीए करना बहुत बड़ी बात थी, कोई भी नौकरी उन्हें आराम से लग सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ तक हमारा रास्ता या हमारा जो मुक्ति का रास्ता है वो यही ख़त्म नहीं होता है, उसके लिए हमें और आगे बढ़ना होगा। और इसी वजह से उन्होंने तमाम तरह की लगभग इतनी डिग्रीज उन्होंने हासिल की जो मुझे नहीं लगता कि कोई और में उतनी काबिलियत हमें नहीं दिखती है। और वो भी बहुत बड़े बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों से, जो उस समय विदेशों में जाकर उन्होंने जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशन को लेकर, वहाँ जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गई या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, तो ऐसे जगहों से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। जैसे कि बहुजन समाज के अंदर में एक डर बना हुआ है। मैं हमेशा से, हम समाज के अंदर में जब काम करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि बहुजन समाज बड़े हायर एजुकेशन में जाने के लिए एक तो पहले तो डरता है। उसे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी पैसा लगता है, इतनी सारी चीज़ें, हम रिसोर्सेज कहाँ से जुटा पाएंगे, है ना। बहुत सारा जो कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, ये आखिर डर क्यों है और इस डर को कैसे निकाला जाए? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे बहुजन समाज के सामने, खासकर दलितों और आदिवासियों के सामने, कि उन्हें लगता है कि उनके सामने जो प्राइमरी क्वेश्चन होता है वो पेट का प्रश्न होता है। तो वो हमेशा ये सोचता है कि चलो जल्द से जल्द हम किसी सरकारी नौकरी में लग जाए, और जिससे पूरा सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि केवल हमारा पेट भूखा नहीं है, हमारे पूरे समाज का पेट भूखा है। हमारे पूरे समाज को एक जो सिस्टम है, जो हमारा जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उसमें हमारा पूरा का पूरा जो समाज है वो शोषित है। और इसकी वजह से जो यदि हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े, और तो हम केवल अपना नहीं, हमारे पूरे समाज के लोगों को एक क्रांति के लिए खड़ा कर सकते हैं, और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम काम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में न जाने का जो आपने सवाल उठाया कि क्यों आखिर वो लोग नहीं करते पसंद, सबसे पहला तो आर्थिक प्रश्न है। इसके अलावा सोशल कैपिटल जिसे हम कहते हैं, आप देखिए कि जो सवर्ण समाज है वो शुरू से ही हजारों सालों से वो एक शिक्षा पर उनका एकाधिकार रहा है, उनका पूरी तरीके से वर्चस्व रहा है, जिसकी वजह से आज भी उनके अंदर वो स्वाभिमान है कि हाँ, हम पढ़ सकते हैं। उनके अंदर आज भी वो स्वाभिमान है कि हम आगे तक बढ़ सकते हैं। वो क्यों है, वो सुपीरियरिटी की भावना क्यों उनके अंदर पैदा हुई है? क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सब देखा है। उनके हर एक रिश्तेदार कोई बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में पढ़ते जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से प्रेरणा मिलती है कि, और न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि वे अट्रैक्ट भी होते हैं, उनको एक गाइडेंस भी मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस। हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस की भी कमी है, स्वाभिमान उस तरह से हमारा डेवलप नहीं हो पाया है अभी, क्योंकि इस व्यवस्था ने ही हमें हमेशा दबा कुचला महसूस करवाया है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही कमतर समझने लग जाते हैं, और हमें लगता ही नहीं कि हम कभी उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तमाम सवालों को लेकर हमने अभी बातचीत की, और ये तमाम समस्याएं हैं
अभी हम बात करेंगे कि आखिर इन समस्याओं का क्या हल होगा, क्या निवारण होगा, कैसे इन हायर एजुकेशन के अंदर में एडमिशन किया जाए, क्या इसका आखिर प्रोसेस होता है, किस तरीके से कहाँ पर जाने के बाद में हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और खास तौर पर आप खुद एक आदिवासी समाज से आते हैं, कैसे आपने एक सोच निर्माण किया, वो कहाँ से वो इनिशिएटिव, कहाँ से वो पहल रही जहाँ से आपको लगा कि नहीं मुझे तो जाना चाहिए, और फिर तमाम मेरे बहुजन समाज से, खासतौर पर आदिवासी समाज से जो लोग हैं, उनको भी मुझे इन तमाम हायर एजुकेशन में पहुंचाना चाहिए। हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो कारण रहा जिस तरह से जिसकी वजह से मैं हायर एजुकेशन में जाने का सोच रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो जवाहर नवोदय विद्यालय का रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के बाद मुझे जो मेरे तमाम टीचर्स थे, जो जिन्हें हमने देखा कि वो दलित समाज से आते हुए हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े तबके से आते हैं, और उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए एजुकेशन सेक्टर में एक मुकाम हासिल किया। वहाँ पर हमारे स्कूल में बाबा साहब की बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई थी, और जब हम उनसे देखते थे रोज, तो एक अपनेपन की भावना निर्माण होती थी, और लगता था कि कभी इस व्यक्ति के जैसा हमें बनना है। और एक जो प्रेरणा स्रोत हमारे रहे हैं वो बाबा साहब आम्बेडकर है, क्योंकि उन्होंने ही इस देश में खासकर बहुजन तबके को, दलित आदिवासी तबके को एक राह दिखाई कि एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात जो वो करते हैं। तो केवल बात एनिलेशन ऑफ कास्ट की नहीं है, बात हमें पहले तैयार होने की है, हमारे एक क्रांति के तैयार होने की बात है। तो जब हम नवोदय विद्यालय में जब मैं पढ़ता था, तो वहाँ से मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर चैनल मिला, जिसकी वजह से मैं एक प्रॉपर मार्गदर्शन की वजह से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुँच पाया। और वहाँ जाने के बाद जो तमाम संघर्ष हमने देखे, जो समाज के पिछड़े तबके के लोगों का संघर्ष है, आदिवासी और दलितों का संघर्ष है, तो हमें लगा कि नहीं, एक केवल नौकरी पाने के लिए हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा का जो मेन मकसद है वो समाज को बदलना होना चाहिए। हम इस समाज का जो आमूलचूल परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, वो हमारी शिक्षा का असली मकसद होना चाहिए, न कि केवल एक वोकेशनल कोर्स की तरह हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि केवल हमें नौकरी मिले। तो समाज का क्या होगा? तो यही मैं, हाँ बिल्कुल, प्रोसेस के बारे में यदि हम कहें तो अभी फ़िलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET 2024 के लिए 23-24 के लिए एप्लीकेशंस आ गए हैं, जो अभी 30 मार्च तक अवेलेबल हैं। तो मेरा यही कहना, अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये बात पहुँचाएँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ अन्य स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो एक हायर एजुकेशन के लिए जानी जाती है, उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं CUET के, और जो हमारे बच्चे हैं उन तक वो जानकारी पहुंचाई जाए कि जो लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिलहाल तो UG के फॉर्म आए हुए हैं, इसके बाद हाँ अंडर ग्रेजुएशन के जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा PG के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के फॉर्म कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। तो ये जो काफ़ी प्रोसेस रही, हमने आपको बताया कि किस प्रकार हायर एजुकेशन में आपका एडमिशन पाना है, फॉर्म्स आ चुके हैं, CUET के बारे में जानकारी दी गई है शुभम भाई की तरफ से। लगातार सोशल मीडिया पर, और इसी के साथ साथ लगातार सोशल मीडिया पर साथ ही साथ चर्चाओं के अंदर में देखने को मिलता है, और इनके अपने एक आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और बहुजन विचारधारा और बहुजन आंदोलन को लेकर इनका एक विश्लेषण भी लगातार हमको देखने को मिलता है। और कुछ बात रखना चाहते हैं और कुछ सवाल लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि बहुजन समाज को आज भी उनके जवाब नहीं पता। जो CUET की जब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो जब हम कैंपस की बात करते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं और एक कैंपस का जो वातावरण होता है, कैंपस में पढ़ने से क्या फ़ायदा होते हैं, कैंपस में जब हम पढ़ाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में या किसी भी कॉलेज के कैंपस में, जहाँ पर हमें एक प्रॉपर चैनल मिलता है कि वहाँ पर हम केवल क्लासरूम में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग चलते चलते, हम यहाँ से लेकर ग्राउंड तक जाना है हमें, तो वहाँ पर भी हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं। हम चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी पढ़ाई चलती है। हम कैंटीन में समोसा खा रहे हैं, तो उसके साथ भी हमारी पढ़ाई चलती है। कैसे हो पाता है ये, कैसे कैसे संभव है? ये पढ़ाई किस तरह से चलती है? समझ लीजिए कि हम चाय पी रहे हैं, हम क्लास करके आ चुके हैं, चाय पी रहे हैं, आपको चर्चाएं चलने लगती हैं, अपने आप वो चर्चाएं निकल कर आती हैं किसी भी अन्य विषयों पर। और जब
आप सोचिए कि कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, कोई इतिहास का विद्यार्थी, तो वो अपनी बातों को, जो वहीं पर बैठे हुए हैं, वो अपनी बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से ढंग से रखते हैं। कोई समाजशास्त्र का विद्यार्थी हो तो वो सामाजिक थ्योरीज के साथ उसका अच्छा विश्लेषण करता है, और इसकी वजह से जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा हो, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, उसको भी वो समझ में आता है। कोई लॉ करने वाला विद्यार्थी बैठा हो तो वो अपने लॉ के बारे में बताता है कि नहीं, इसमें इस तरह की धाराएं लग सकती हैं, इसका कानूनी प्रोसीजर ये है, इस तरह से हमें चलना चाहिए। तो एक समग्र विकास जो जिसको हम कहते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपसेस में होता है, और कैंपस जो होता है वो सबसे डेमोक्रेटिक स्पेस होता है हमारे सोसाइटी का, कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी, यानी जो जनतंत्र हमें कहीं मिलेगा तो वो हमें घर में नहीं मिलेगा, वो हमें किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, वो हमें किसी समारोह में नहीं मिलेगा, वो कैंपस में मिलता है। कैंपस एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, चर्चाएं होती है, डिबेट होती है। तो इस वजह से कैंपस का अपना एक महत्व है। जैसे कि दो बातें समाज के अंदर में लगातार हमको एक देखने को मिलती है कि समाज का ये कहना है, या फिर समाज के वो जो लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी मानते हैं, उनका कहना है कि राजनीति में हमको नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात ये हमको देखने को मिलती कि बाबा साहब कहते हैं कि अगर जो लोग लायक है या फिर जो लोग काबिल है, वो लोग अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो नालायक लोग उन लायक लोगों के ऊपर में राज करेंगे। तो यहाँ पर दो बातें ऐसे निकल कर आ रही है, जहाँ पर बाबा साहब खुद राजनीति में जाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो राजनीति से बड़े करीबी रिश्ते सेंट्रल यूनिवर्सिटी के देखने को मिलते हैं, जहाँ से बड़ी चीज़ें निकल कर आती है। फिर कन्हैया कुमार से लेकर तो ऐसे काफ़ी जो बड़े चेहरे हैं यहाँ पर देश के अंदर में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कहने के जैसे कि अगर बहन मायावती जी की बात करें तो वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। तो ऐसे बड़े बड़े जो नेता कहने के बहुजन समाज के भी रहे, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए देखने को मिलते हैं। तो आखिर ये चीज़ें वहाँ से क्यों संभव हो पाती है? देखिए, जो सवाल है कि राजनीति में आने का, राजनीति करने का, तो मुझे लगता है कि हमारी जो लोग जो कहते हैं कि आप तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो भगत सिंह का एक कोटेशन है, इसको लेकर मैं बात करना चाहूँगा। भगत सिंह कहते हैं कि हम विद्यार्थियों का जो सबसे मुख्य काम है वो पढ़ाई करना है, और हमें अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई के लिए लगा लेनी चाहिए। लेकिन जो समस्याएं हमारे समाज में हैं, जो जिन समस्याओं की वजह से हमारा पूरा समाज ग्रस्त है, जिसकी वजह से हम विकास नहीं हो पा रहा है, या जो गलत चीज़ें हो रही है, उसके खिलाफ बोलना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? और यदि कोई शिक्षा जो समाज में चल रहे कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने के लिए प्रेरित न करती हो, ऐसी शिक्षा जो समाज में जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ बोलने की शिक्षा नहीं देती हैं, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है, वो शिक्षा निकम्मी है, और वो सिर्फ क्लर्की करने के लिए दी जा रही है, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो हमारे समाज की छोटे छोटे जो हिस्से हैं, वो सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि राजनीति यदि हमें डायरेक्ट करे तो हम भी राजनीति, कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा है। यदि आप चाहे भी, फिर भी आपके साथ राजनीति होगी। तो हमें राजनीति को अपने शिक्षा या अपने व्यक्तिगत अनुभव से दूर नहीं रखना चाहिए, उसके साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे कि आखिर में हम एक सवाल फिर से लेंगे कि क्या संदेश होगा तमाम बहुजन समाज से आने वाले युवाओं को हायर एजुकेशन को लेकर, और किस प्रकार उनको बड़े पैमाने पर, एक बड़े तौर पर हायर एजुकेशन में जाना आज के समय में समय की मांग हो गई है? मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी तमाम बहुजन बांधवों को ये कहना चाहूँगा कि वे अपना आदर्श बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को माने और हायर एजुकेशन में आइए। उनका एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम उन्हें देखते हैं। हम उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। तो वो ज्ञान का सागर क्यों बने, कैसे बने, किस तरह से बने, उसका क्या प्रोसेस रहा है, उसको समझे। और आज भी जब हम बात करते हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स की, जैसे सूरज येंगड़े जैसे स्कॉलर्स हैं, हमारे पास प्रोफेसर अनंत तेलतुंबड़े जैसे स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा कई सारे ऐसे स्कॉलर्स जिनकी वजह से आज भी आम्बेडकरवादी आंदोलन एक मजबूती के साथ अपनी जगह बना रहा है हमारे समाज में। तो मेरा तमाम स्टूडेंट्स से आग्रह रहेगा कि वे हायर एजुकेशन के लिए आगे आए, बढ़े,
और मैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये एक स्पेशल स्टेटस यूनिवर्सिटी, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है, खासकर दलितों और आदिवासियों के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो 50% आरक्षण प्रोवाइड करती है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और मेरी एक गुजारिश है कि 30 मार्च तक अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म आ चुके हैं CUET के, वो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। साथियों, बाबा साहब की बहुत बड़ी उम्मीदें थी तमाम इस देश के अंदर में बहुजन समाज से आने वाले युवाओं से, और उन्होंने इस उम्मीद को पूरी करने के लिए कई युवाओं को शिक्षित करने के लिए फॉरेन भी भेजा, विदेश भेजा, और उसमें से उन कुछ लोगों ने जिस प्रकार बाबा साहब की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए, उसके बाद में बाबा साहब निराश भी होते हैं, लेकिन अपने समाज के तमाम युवाओं से बाबा साहब ये उम्मीदें ज़रूर रखते हैं कि आप हायर एजुकेशन में आइए और अपने समस्याओं को समझिए, समस्याओं को समझकर उनके निवारण का काम करिए, और इन काम को करने के लिए आप अगर अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे तो ये भी समाज के लिए एक आपका कर्तव्य ही होगा। इस पूरी बातचीत को लेकर और शुभम भाई ने जो विस्तार में जो जानकारी आपको दी है, इस जानकारी को लेकर कितना आप गंभीर हैं और किस प्रकार इस जानकारी को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, इसको लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बाबा साहब के नज़रिए से हायर एजुकेशन में आना क्यों आवश्यक है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।